छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसे कि मैं आज यूपीएससी आईएएस मेंस 2015 जीएस पेपर 3 से क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों की श्रृंखला है। मैं डेली 5-5 क्वेश्चन रोज़ आंसर राइटिंग कराता हूं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो हम ये दावा कर सकते हैं कि हम बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, बशर्ते इसके साथ एनसीईआरटी कक्षा 11 और 12 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को अगर आप पढ़ लिए तो हम कहीं से भी किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब हम चलिए सीधे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, जीपीएस युग में मानक स्थिति निर्धारण प्रणालियों और परिशुद्ध स्थिति निर्धारण प्रणालियों से आप क्या समझते हैं? केवल 7 उपग्रहों का इस्तेमाल करते हुए अपने महत्वाकांक्षी IRANSS कार्यक्रम से भारत किन लाभों को देखता है, इस पर चर्चा कीजिए। ये 2015 में साइंस टेक से करंट से क्वेश्चन लिया गया है। अब हम सीधे भूमिका पर चलते हैं। जीपीएस युग में मानक स्थिति निर्धारण प्रणाली लगभग 20-30 मीटर की सटीकता प्रदान करती है और मुख्य रूप से नागरिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूसरी ओर परिशुद्ध स्थिति निर्धारण प्रणाली पीपीएस 10 मीटर के आसपास सटीकता प्रदान करती है और मुख्य रूप से अमेरिकी सेना और उसके सहयोगियों द्वारा उपयोग की जाती है। इस संदर्भ में भारत ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है जिसे भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS या नेविक के नाम से जाना जाता है, जो भारत और इसके आसपास उपयोगकर्ताओं को व्यापक स्थितिगत आंकड़े प्रदान करने के लिए केवल 7 उपग्रहों के एक समूह का प्रयोग करता है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत के भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कार्यक्रम से हमें क्या लाभ मिलेंगे? भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, जिसे नाविक के नाम से जाना जाता है, एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली की भारत की महत्वाकांक्षी पहल है। भारत को अपने IRNSS कार्यक्रम से जो लाभ मिलते हैं वे नीचे सूचीबद्ध हैं। पहला है नेविगेशन में स्वायत्तता। नाविक विदेशी जीपीएस सिस्टम पर भारत की निर्भरता को कम करता है, जिससे नेविगेशन में देश की स्वायत्तता में सुधार होता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की परवाह किए बिना निर्बाध सेवा सुनिश्चित होती है। अगला पॉइंट है बढ़ी हुई सटीकता। नाविक भारतीय क्षेत्र और उसके आसपास 1500 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र में 20 मीटर से कम की स्थितिगत सटीकता प्रदान करता है, जो एसपीएस की तुलना में काफ़ी अनुकूल है। अगला पॉइंट है सामरिक सुरक्षा। नाविक सेना को सटीक स्थितिगत खुफिया जानकारी प्रदान करके निगरानी, टोही और मिसाइल मार्गदर्शन में सहायता करके राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है। अब हम इसके निष्कर्ष पर चलते हैं। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS या नाविक न केवल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए भी भारत का एक रणनीतिक कदम है।
अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निषेधात्मक श्रम के कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनका रोबोटों के द्वारा धारणीय रूप से प्रबंधन किया जा सकता है? इसी पहलों पर चर्चा कीजिए जो प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में मौलिक और लाभप्रद नवाचार के लिए अनुसंधान को आगे बढ़ा सकें। 200 शब्दों में हमें इसका उत्तर लिखना है। अब हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। रोबोटों में मनुष्यों के लिए खतरनाक, नीरस या अधिक परिश्रम वाले कार्यों को संभाल कर कई क्षेत्रों को बदलने की क्षमता है, जिससे श्रम अधिक धारणीय हो जाता है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली पहल से ठोस और लाभकारी नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। रोबोट द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र। पहला है हानिकारक वातावरण। एक भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित बैडिकूट जैसे रोबोटों का उपयोग भारत में मैनहोल को साफ करने के लिए किया जा रहा है, जो सिर पर मैला ढोने की एक खतरनाक और अमानवीय प्रथा की जगह ले रहा है। दूसरा पॉइंट है परिशुद्ध कार्य। भारत के विनिर्माण उद्योगों में रोबोटों का उपयोग उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता वाले कार्यों के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए मारुति सुजुकी अपने कार विनिर्माण संयंत्रों में बड़े पैमाने पर रोबोट का उपयोग करती है। तीसरा पॉइंट है चिकित्सा क्षेत्र। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए इन्वेंटो रोबोटिक्स द्वारा विकसित मित्र जैसे रोबोट का उपयोग भारतीय अस्पतालों में रोगियों के साथ संपर्क करने के लिए किया गया है, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जोखिम कम हो गया है। दूसरा पॉइंट है अनुसंधान पहलों को आगे बढ़ाना। पहला है सहयोगात्मक अनुसंधान। IIT मद्रास और भारतीय स्टार्टअप जिन रोबोटिक्स के बीच सहयोग से बैडिकूट का विकास हुआ, जो सीवर साफ करने के लिए डिजाइन किया गया एक रोबोट है। दूसरा पॉइंट है सरकारी वित्त पोषण। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST ने रोबोटिक्स में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन निधि कार्यक्रम। अगला पॉइंट है कौशल विकास। IIT और NIT जैसे संस्थान रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में विशेष पाठ्यक्रम उपलब्ध करवा रहे हैं, जो इस क्षेत्र में कुशल कार्यबल के विकास में योगदान दे रहे हैं। अब हम इसके निष्कर्ष पर चलते हैं। रोबोट उत्पादकता, सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाते हुए कई क्षेत्रों में निषेधात्मक श्रम का प्रबंधन कर सकते हैं। सहयोगात्मक प्रयासों, सरकारी वित्त पोषण, कौशल विकास और प्रतिस्पर्धा आयोजनों के माध्यम से अनुसंधान को बढ़ावा देने से इस क्षेत्र में लाभकारी नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है सरकारी कार्यकलापों के लिए सर्वरों की क्लाउड होस्टिंग बनाम स्वसंस्थागत मशीन आधारित होस्टिंग के लाभों और सुरक्षा निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में हमें इसका उत्तर लिखना है। अब हम प्रश्न के अनुसार पहले भूमिका को लिखेंगे। पारंपरिक इन हाउस सर्वर होस्टिंग्स से क्लाउड होस्टिंग की ओर स्थानांतरण सरकारी निकायों सहित दुनिया भर के संगठनों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी रणनीतियों में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। दोनों तरीकों के अलग अलग लाभ और सुरक्षा निहितार्थ हैं। पहला पॉइंट है मुख्य भाग क्लाउड होस्टिंग के लाभ। स्केलेबिलिटी और लचीलापन प्रदान करते हुए क्लाउड सेवाओं को मांग के आधार पर सुगमतापूर्वक से घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
दूसरा पॉइंट है लागत प्रभावी। यह महंगे हार्डवेयर खरीदने और रखरखाव की आवश्यकता को समाप्त करता है। तीसरा है अभिगम्यता। डेटा और सेवाओं को सही से भी एक्सेस किया जा सकता है, जिससे दूरस्थ कार्य और कुशल सहयोग को बढ़ावा मिलता है। तीसरा पॉइंट है क्लाउड होस्टिंग के सुरक्षा निहितार्थ। डेटा सुरक्षा के बारे में हम देखेंगे। ट्रांसमिशन और भंडारण के दौरान डेटा असुरक्षित हो सकता है। यदि किसी क्लाउड सेवा प्रदाता को उल्लंघन का सामना करता है तो डेटा जोखिम हो सकता है। दूसरा पॉइंट है निर्भरता। सुरक्षा उपायों और अनुपालन के लिए सेवा प्रदाता पर निर्भरता संभावित रूप से जोखिम भरी हो सकती है। अब हम अगले पॉइंट पर देखते हैं डेटा गोपनीयता और संप्रभुता। अंतर्राष्ट्रीय क्लाउड में डेटा गोपनीयता और संप्रभुता से संबंधित मुद्दे उठ सकते हैं। अब हम स्वसंस्थागत मशीन पर आधारित होस्टिंग के लाभ के बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट है नियंत्रण। भौतिक सर्वर और डेटा पर पूर्ण नियंत्रण होता है। अब हम अनुपालन के बारे में देखें। विशिष्ट सुरक्षा आवश्यकताओं या विनियमों का अनुसार आसान अनुपालन होता है। अब हम इसके सुरक्षा निहितार्थ के बारे में देखेंगे। हम पहला पॉइंट रखरखाव के बारे में। सुरक्षा आदतन और रखरखाव की जिम्मेदारी पूर्णतः संगठन की है। अब दूसरा है भौतिक खतरे। आने वाले समय सर्वर आग, बाढ़ या चोरी जैसी भौतिक खतरों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। जबकि क्लाउड होस्टिंग लचीलापन, लागत प्रभावशीलता और पहुंच प्रदान करती है, डेटा सुरक्षा प्रदाता निर्भरता और डेटा समृद्धता के बारे में चिंताएं बनी रहती हैं। इसके विपरीत स्वसंस्थागत होस्टिंग अधिक नियंत्रण प्रदान करती है, लेकिन इसमें अपने प्रकार की सुरक्षा चुनौतियां निहित होती हैं। एक संतुलित दृष्टिकोण संभवतः हाइब्रिड समाधानों के माध्यम से सरकारी व्यवसायों के लिए उनकी विशिष्ट ज़रूरतों और सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा औषधि फार्मूलेशनों पर संरूपित जानकारी है, त्रुटिपूर्ण पेटेंटों के प्रति देश की लड़ाई में एक शक्तिशाली हथियार साबित हो रही है। मुक्त स्रोत लाइसेंसिंग के अधीन इस आंकड़ा संचय डेटाबेस को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के पक्ष और विपक्ष पर चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में हमें इसका उत्तर लिखना है। हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। भारत की पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों से प्राप्त 2 मिलियन से अधिक औषधि फार्मूलेशन का एक मूल्यवान भंडार है। इस डेटाबेस को मुक्त स्रोत लाइसेंसिंग के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने से लाभ और संभावित नुकसान दोनों हो सकते हैं। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। मुक्त स्रोत लाइसेंसिंग के लाभ के बारे में पहला है पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देना। मुक्त स्रोत लाइसेंसिंग से भारत की समृद्ध पारंपरिक औषधि प्रथाओं के विषय में वैश्विक जागरूकता बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए यह आयुर्वेद, योग और सिद्ध के लाभों का प्रसार कर सकता है। दूसरा पॉइंट है अनुसंधान एवं विकास। मुक्त स्रोत डेटा आगे के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दे सकता है, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल में संभावित सफलता मिल सकती है। दुनिया भर के शोधकर्ता अपने अध्ययन को बढ़ाने के लिए इस ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। तीसरा है बायोपायरेसी की रोकथाम। पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करके भारत गलत पेटेंट दावों को रोक सकता है। अमेरिका में हल्दी और नीम पेटेंट का सफल निरसन ऐसे उदाहरण हैं जहां TKDL ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम इसके
मुक्त स्रोत लाइसेंसिंग के नुकसान के बारे में देखेंगे। पहला है सूचना का दुरुपयोग। मुनाफाखोर संस्थाओं द्वारा मुक्त स्रोत आंकड़ों का दुरुपयोग किया जा सकता है, जिससे बाई पायरेसी की संभावना बनती है। दूसरा पॉइंट है गुणवत्ता नियंत्रण। व्यापक पहुंच से पारंपरिक औषधि ज्ञान का दुरुपयोग या अनुचित अनुपयोग हो सकता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं। अगला पॉइंट है आर्थिक लाभ की हानि। इस ज्ञान को स्वतंत्र रूप से साझा करने से भारत उन संभावित आर्थिक लाभों को खो सकता है जो इस जानकारी को लाइसेंस देने से प्राप्त हो सकते हैं। अब हम इसके निष्कर्ष के बारे में देखेंगे। जबकि मुक्त स्रोत पद्धति TKDL पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने जैसी कई लाभ प्रदान करती है, जानकारी के दुरुपयोग और आर्थिक लाभों के नुकसान जैसी संभावित कमियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। चुनौती खुलेपन और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने, नैतिक और आर्थिक पहलुओं से समझौता किए बिना ज्ञान के प्रसार को सुनिश्चित करने में निहित है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। नमामि गंगे और स्वच्छ गंगा का राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रमों पर और इसमें पूर्व की योजनाओं से मिश्रित परिणामों के कारणों पर चर्चा कीजिए। गंगा नदी के परिरक्षण में कौन सी प्रमात्रा छलांगें कार्मिक योगदानों की अपेक्षा ज़्यादा सहायक हो सकती हैं? अब हम प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में जो जो पूछ रहा है उसके अनुसार हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। नमामि गंगे और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG गंगा नदी को स्वच्छ और संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। गंगा नदी भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पवित्र किंतु सबसे प्रदूषित नदियों में से भी एक है। सरकार के विभिन्न प्रयासों के बावजूद पिछली योजनाओं के परिणाम विभिन्न कारणों से मिश्रित रहे हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। सबसे पहले नमामि गंगे और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कार्यक्रम के बारे में देखेंगे। पहला है नमामि गंगे कार्यक्रम। नमामि गंगे कार्यक्रम वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से शुरू किया गया था। दूसरा पॉइंट है कार्यक्रम का उद्देश्य शौचालयों का निर्माण करके गंगा नदी को साफ और पुनर्जीवित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि नदी में प्रवाहित होने से पहले सीवेज का उपचार किया जाए। अब हम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में देखेंगे। पहला है केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन शुरू किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य प्रदूषण स्रोतों को नियंत्रित करके, सीवेज का उपचार करके और जैव विविधता का संरक्षण करके गंगा नदी को स्वच्छ और पुनर्जीवित करना है। अब हम पिछली योजनाओं के मिश्रित परिणामों के कारणों के बारे में देखेंगे। पहला है कई योजनाओं के आरंभ के बावजूद गंगा नदी अत्यधिक प्रदूषित बनी हुई है। दूसरा पॉइंट है इसका एक मुख्य कारण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी का अभाव है। अब हम गंगा नदी को संरक्षित करने के लिए प्रमात्रा छलांगें देखेंगे। सीवेज उपचार और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नवीन और सतत प्रौद्योगिकियों का विकास एक प्रमात्रा छलांग हो सकती है। क्वांटम लीप उदाहरण के तौर पर जैव उपचार तकनीकों का उपयोग जो प्रदूषकों के विघटन के लिए रोगाणुओं का उपयोग करता है, सीवेज के उपचार के लिए एक अधिक प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल तरीका हो सकता है। अब हम इसके निष्कर्ष के बारे में देखेंगे। गंगा नदी को संरक्षित करने के लिए एक प्रमात्रा छलांग क्वांटम लीप की आवश्यकता है, जिसमें बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल हो। सरकार को प्रभावी कार्यान्वयन, नवीन प्रौद्योगिकी, सामुदायिक भागीदारी और कानूनों के सख्त कार्यान्वयन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी उपायों को अपनाकर ही हम भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ गंगा नदी सुनिश्चित कर सकते हैं।
चलिए, थैंक यू।